रशिया और यूक्रेन के बीच 8 दिनों से वॉर चल रही है, पर अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। आखिर क्यों ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही? कौन है इस वॉर के पीछे का मास्टरमाइंड? आज इस वीडियो में यही जानेंगे, तो साथ बने रहें। हेलो गाइस, मेरा नाम है रुद्रांश और आप देख रहे हैं द लाइट मोटिव्स। यूक्रेन अगस्त 1991 में रशिया से अलग हुआ। तब से 2005 तक दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन 2005 के बाद से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगे। रशिया के ऊपर एलिगेशन लगे कि यूक्रेन के इंटरनल मैटर्स में वो इंटरफेयर करता है, और ये बात एक हद तक सही भी थी, क्योंकि 1991 में से 2014 तक जो गवर्नमेंट यूक्रेन में चल रही थी, उसकी कंट्रोल रशियन गवर्नमेंट के पास थी। 21 नवंबर 2013 में यूक्रेन की पब्लिक ने प्रोटेस्ट कर दिया मैडन स्क्वायर कीव में, और उन्होंने डिमांड किया कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन एग्रीमेंट को गवर्नमेंट पास करे। लेकिन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने ऐसा नहीं किया, कि उन्हें डिमांड और की कि प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच रिजाइन करे, क्योंकि वे रशियन गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ऑफिस हैंडल कर रहे थे, और इसी बीच उनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस लगे। 22 फरवरी 2014 को विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेन छोड़कर रशिया में शरण ले ली। 27 फरवरी 2014 यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन पास किया और गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। फिर शुरू हुए प्रेसिडेंट इलेक्शन। 25 मई 2014 को प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए, और इस बार यूक्रेनियन पॉलिटिक्स में बड़ा चेंज आया। इस इलेक्शन में रशियन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस समाप्त हो गया और नए प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको आए, और आते ही पोरोशेंको ने यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन एग्रीमेंट को साइन कर दिया। इस एग्रीमेंट में यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट, फ्री ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, फ्री वीजा ट्रैवल्स, इकोनॉमिक पॉलिसी ग्रोथ और भी बहुत कुछ मिला, और बदले में यूक्रेन को सप्लाई करना था नेचुरल गैस। ये काफी गुड डील थी दोनों यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन के लिए। लेकिन बॉर्डर के उस तरफ रशिया ने क्रीमिया पे अटैक कर दिया, और साथ ही डोनेस्क और लुहांस्क में सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया यूक्रेन के खिलाफ। तो बात आती है कि रशिया यूक्रेन से नाराज क्या सिर्फ यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एग्रीमेंट के कारण ही था, या कोई इसका दूसरा पहलू भी है? जी हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है, नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी डिफेंस अलायंस है। इसे सोवियत यूनियन को अपोज करने के लिए बनाया था। सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया। नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा है कि अगर कोई देश नाटो कंट्री या नाटो मेंबर कंट्री पे अटैक या हमला करता है, तो नाटो से जुड़े सभी देश अपने साथी देश की रक्षा और सहायता करेंगे। नाटो की हम बात करें तो नाटो का सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूएस है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस 1.4 मिलियन आर्म पर्सनल कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 41% है, 41% ऑफ द टोटल आर्म्ड पर्सनल्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद नाटो ने ओपन डोर पॉलिसी ओडीपी का इस्तेमाल किया। ओडीपी ओपन डोर पॉलिसी के तहत यूरोपियन देशों को अपना मेंबर बनाना शुरू किया। 2008 में नाटो ने यूक्रेन को भी अपनी सदस्यता का प्रपोजल दिया। इस बात से रशिया काफी नाराज था, और तब से अब तक यूक्रेन और रशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों दूसरे देशों द्वारा नाटो की मेंबरशिप लेने से रशिया परेशान है। रशिया देश अपनी सिक्योरिटी और फ्रीडम को लेकर अलर्ट रहता है। रशिया और यूएस दोनों सुपर पावर हैं, और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते। रशिया के पड़ोसी देश अगर नाटो की मेंबरशिप लेते हैं, तो नाटो और यूएस को अपने ट्रूप्स और आर्टिलरीज आसानी से उस देश में भेजने की आजादी मिल जाती है, जिसको लेकर रशिया अपने लिए खतरा मानता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस समय जो युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इस समय पर नाटो की फोर्सेस एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, रोमानिया में अलर्ट कंडीशन में स्टैंड बाय पे हैं। यूक्रेन ने भी अब नाटो की मेंबरशिप चाहता है, जिससे रशिया के लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हमेशा से एग्रेसिव लीडर माने जाते हैं, पर यूएस, नाटो और यूक्रेन ने उन्हें उकसाने का काम किया। पुतिन हमेशा से अपने देश की सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कहते हैं कि यूएस और नाटो यूरोपियन देशों को अपनी मेंबरशिप देना बंद करें और यूक्रेन को मिलिट्री अलायंस में शामिल ना करें। उनका कहना है इससे रशिया और उनके पड़ोसी देशों में कॉन्फ्लिक्ट और असमंजस की स्थिति पैदा होती है। लेकिन यूएस और नाटो ने एक न मानी। रशिया भी अपने पोजीशन में सही, क्योंकि अगर यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप मिलती है, तो नाटो ट्रूप्स को यूक्रेन में डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 जैसी चांसेस बन सकते हैं। यूएस कभी भी ह्यूमैनिटेरियन के साथ नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो अफगानिस्तान को खराब हालातों में छोड़कर नहीं करता। आज के इस वेल कनेक्टेड वर्ल्ड में दुनिया में वॉर से सभी सफर करेंगे। जब वॉर एंड होगी तो वर्ल्ड में रिसेशन जैसी सिचुएशन बनेगी।
हम यहाँ जज नहीं बने हैं कि हम तय करें कि कौन सही है कौन गलत। किसी भी जंग में या तो दोनों सही होते हैं या दोनों गलत। हम अपनी डेमोग्राफिक सिचुएशन के हिसाब से इस समस्या को आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर चाइना चाहे अब अपनी फोर्सेस को बांग्लादेश में डिप्लॉय कर देता है तो इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा, इंडिया किस तरह रिएक्ट करेगा? इट इज ऑब्वियस दैट इंडिया विल नॉट लाइक दिस। एग्जैक्टली ठीक उसी प्रकार यूएस और नाटो अपनी फोर्सेस यूक्रेन में डिप्लॉय करना चाहते हैं और रशिया उस पर रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह भारत भी करता अगर चाइना इस तरह की दुस्साहस करेगा। तो अब आप तय करें कि इस वॉर का मास्टरमाइंड कौन होगा, और आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।